डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। आज हम लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ए टू जेड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इससे रिलेटेड केस जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आए और कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशंस जो आए थे, उस इन सब की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल ऑब्लिगेशंस placed on every Indian citizen to promote a sense of responsibility toward the nation, society and fellow citizens। तो जो ड्यूटीज है वो भी अगर आप क्लासिफाई करना चाहें, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए इसको आप तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है नेशन के प्रति क्या है, सोसाइटी फेलो जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति क्या है। इस तीन पार्ट में अगर आप देखेंगे, और आपके खुद के प्रति टुवर्ड्स योर सेल्फ क्या आपके ड्यूटीज है, तो आप तीन कैटेगरी में बांट के इसको याद रख सकते हैं। ये जस्टिसिएबल नहीं है, लाइक फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी भी जस्टिसिएबल नहीं थे, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसिएबल नहीं है। तो इसका जो पर्पस है फंडामेंटल ड्यूटीज को रखने का, ताकि आप एक तो मोरल ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिटीजन है, एक प्रोमोट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द नेशन, सोसाइटी एंड फेलो सिटीजन्स है, जो कंट्री की जो यूनिटी इंटेग्रिटी प्रिजर्व रहे, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको हम प्रिजर्व कर सके, और सेंस ऑफ ब्रदरहुड की जो बात करते हैं, फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में है, उन सबको हम प्रोमोट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर बात करें तो ये पार्ट 4A में है। तो जैसे ही आप ए देखते हैं, इसका मतलब साफ है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, यानी इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। वो टाइम ऑफ इमरजेंसी है, 1976 में इसको जोड़ा गया। 1976 ईयर आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 51 कैपिटल ए। आर्टिकल 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, उसके बाद ये 51A है जिसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ओरिजिनली जो जोड़ा गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं था, लेकिन 1976 में जो जोड़ा गया उस टाइम में 10 ड्यूटीज मात्र थे, केवल 10 ड्यूटीज थे। 11वां ड्यूटी जो जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 21A एज ए फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। और उसी के करस्पॉन्डिंग एक ड्यूटी ऐड किया गया पेरेंट्स पे, गार्जियंस पे, कि वो अपने वार्ड को, अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिलाएंगे। तो पहले 10 था और 2002 में 11 हमारे ड्यूटीज हो गए। अब देखिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो इस कमेटी का नाम है स्वरण सिंह कमेटी। 1975 ड्यूरिंग इमरजेंसी का इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसमें एक्चुअली 8 ड्यूटीज ही थे, और इन्होंने सजेस्ट किया था कि ड्यूटीज होने चाहिए जिसमें कि सिटीजन शुड रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी, परफॉर्म सिविक ऑब्लिगेशंस। suggested even this committee suggested penalties for non compliance, but इसको अडॉप्ट नहीं किया गया, दिस वाज ड्रॉप्ड। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशन के प्रति क्या क्या हमारे ड्यूटीज हैं। जो नेशन के प्रति जो ड्यूटीज हैं, दे फोकस ऑन सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे कि टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, to cherish and follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom, to uphold, protect sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप देश की सेवा के लिए तत्पर रहना है, आपको मिलिट्री सर्विस के लिए भी जरूरत पड़े तो आप मिलिट्री सर्विस भी देने को तैयार रहें। ये सब बातें यहाँ पे की जाती हैं। और जो लास्ट जो है उसमें आप देखेंगे कि वैल्यू एंड प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर ऑफ आवर कंट्री। इसमें अगर इसको आप ब्रॉडर मीनिंग में देखेंगे तो ये यूनिटी की बात करता है, कल्चरल यूनिटी की बात करता है, ये जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की बात करता है, उसको प्रमोट करने की बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे जो ड्यूटीज हैं वो सोसाइटी और दूसरों के प्रति क्या है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की बात करता है। जो आपके प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी है उसका इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो 51A स्मॉल ई में किया गया है। जो भी प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन है उसको रिनाउंस करना है।
इसके आगे जो ड्यूटी है वो देखेंगे कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट उसको प्रोटेक्ट करने की बात है, और टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको भी आप उनके प्रति भी आपको कंपैशन रखना, सिंपथी रखना है, एम्पथी रखना है, कंपैशनेट आपको अप्रोच होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, रेलवे है, रोड है, जो भी सरकारी संपत्ति है, उसको उसकी रक्षा करना, और वायलेंस, हिंसा को त्याग देना, हिंसा नहीं अपनाना, हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाना। तो जो भी प्रोटेस्ट के दौरान सरकारी बसों को जलाना या फिर ट्रेन के ट्रैक को डिस्टर्ब कर देना, ये सारे हमारे ड्यूटी के अगेंस्ट है। ये ड्यूटी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें। और जो मैंने आपको बताया था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो ऐड किया गया कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं जिनके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, या जो अभिभावक हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करें, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन के लिए उनको भेजें, स्कूल भेजें। मतलब यही आपकी ड्यूटी है। अब आपके खुद के प्रति क्या है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दो ड्यूटीज हैं कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना, रिफॉर्म के लिए रिफॉर्म मेजर्स जो भी हैं उसको अपनाना। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि कुछ कोई भी चीज है उसको आप सवाल करके, उसको जांच पड़ताल करके तभी आप उसको अपनाएं। किसी भी चीज को एज इट इज आप एक्सेप्ट नहीं कर लें, ताकि आपके अंदर जो रेशनैलिटी है वो डेवलप हो। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस, मतलब जो भी आपके अंदर का क्वालिटीज है उसको आप बेहतर करें, और जितना बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज में अगर आप एक्सीलेंट करेंगे तो नेशन का अपलिफ्टमेंट होगा, नेशनल का भी ग्रोथ होगा। तो ये सारे आपके ड्यूटीज हैं जिसमें हमने देखा, आप देखे होंगे नेशन के प्रति 1 2 3 4 5 ड्यूटीज हैं, सोसाइटी के लिए 4 हैं, 5 4 9, एंड ये 2 जो है टूवर्ड्स योरसेल्फ, तो 11 ड्यूटीज आपके कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 में फॉर्म किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। उसमें ये पूछा गया था कि क्या ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि कोई जरूरत नहीं है कि हम इसके लिए लॉ बनाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कई सारे लॉज हैं हमारे देश में जो इन्फोर्स करने का काम करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने का काम करते हैं। तो जैसे आपका नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, फ्लैग एंथम का कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो ऑलरेडी उसके लिए कानून है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी कुछ प्रोविजन है जो ड्यूटीज को एनफोर्स करने की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जो अभी का कानून है उतना ही सफिशियंट है। और फिर उन्होंने कहा कि स्कूल करिकुलम में ड्यूटीज को शामिल किया जाए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाया जाए, सिविक एजुकेशन दिया जाए, ताकि लोग ड्यूटीज के बारे में अवेयर हों, जानकार बने। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता का नाम आए तो एनवायरनमेंट का आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें आर्टिकल 51 ए जी, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये जो बात की गई है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि स्कूल एजुकेशनल करिकुलम में इसको इंक्लूड करना चाहिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को लेके, ताकि लोगों को अपने ड्यूटीज को के बारे में पता चले, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। सेकंड, अगर आप देखें तो बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसको हमने सेक्युलरिज्म में भी डिस्कस किया था। इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो आपके रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेशनल एंथम, और फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कंसाइंस है जिसमें आपको कहता है कि ठीक है, आप ईश्वर के अलावा और किसी भी चीज की वंदना पूजा नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जनगण मन नहीं गा रहे थे, वो अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंसाइंस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन रेस्पेक्टफुल मैनर में खड़े थे जब वो नेशनल एंथम बज रहा था। तो दैट इज इनफ, फंडामेंटल ड्यूटी आपकी पूरी हो जाती है। तो रिस्पेक्ट फॉर एंथम और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की गई थी इस वाले जजमेंट में। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स का जो मामला है, इसमें कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। तो उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल वर्ड जुड़ा हुआ है इसमें। अगर ड्यूटीज, ये ठीक है कि ये नॉन जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में
फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज किया जा सकता है। तो ये दो चीजें इसमें एम्स वाले में बात की गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी बातें थी वो आपको आज पूरी तरह से जानकारी मैंने आपको दे दी है। एक और बात जो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था वो रशिया के अर्स्टवाइल जो यूएसएसआर था वहां से लिया गया था। वहीं पे एक उस जमाने में 1950s के दौर में एकमात्र यूएसएसआर ही कंट्रीज था जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी था, और कोई भी कंट्री नहीं था। लेकिन अब के समय में काफी कंट्रीज हैं जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस में नहीं है। इंग्लैंड यूरोपियन कंट्रीज में ड्यूटीज की बातें नहीं है। तो रसिया में भी ड्यूटी थी कि टैक्स आपको पे करना है, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट करना है, मिलिट्री सर्विस, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस वहां देना है, प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, और वहां ड्यूटीज वर मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हमारे यहाँ है कि ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है और राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राइट्स की तुलना में। तो ये रशिया से हमने लिया था, यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। ये आखिरी बात मैंने आपको बता दी। फिर से आपसे अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। पुनः हमारे चैनल पे आइए।